Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying land laws of Rajasthan, and next question is, what are those cases in which the landlord is entitled to recover the immediate possession of the premises? तो लैंड लॉस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लैंड लॉस के अंडर जो हम लॉ को पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर आपने पढ़ा कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के मेन फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से रेंट का जो है रिवीजन किया जाता है, किस सिचुएशन में जो है किस ग्राउंड पे जो है एक टेनेंट को, एक किराएदार को उसकी टेनेंसी से लैंडलॉर्ड जो है वो हटा सकता है। ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं वो सारे आपने यहाँ पे पढ़े। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें ये चीज़ बेसिकली पूछी गई है कि लैंडलॉर्ड जो है कब अपने प्रमाइसिस का, अपने उस स्थान का, उस प्लेस का, किसी मकान का जिसको उसने किराए पे दे रखा है, कब उसका इमीडिएट पोजेशन वापस ले सकता है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे वो अपने उस किराए के मकान को टेनेंट से वापस ले सकता है। तो आपने एक तो लीगल ग्राउंड्स पढ़े जहाँ पे टेनेंट कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट करता है और वहाँ पे लैंडलॉर्ड के पास ये राइट आ जाता है कि वो उसको एविक्ट वहाँ पे कर सकता है, उसको निकाल सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब टेनेंट की वहाँ पे गलती कोई नहीं है, कोई ग्राउंड उसके अगेंस्ट नहीं बनता, लेकिन लैंडलॉर्ड फिर भी जो है अपने उस किराए के मकान को जो उसने टेनेंट को दे रखा है उसको वो खाली करवा सकता है, एविक्ट करवा सकता है, उसका इमीडिएट पोजेशन ले सकता है। लेकिन इसके लिए लैंडलॉर्ड को मीन्स मकान मालिक को वहाँ पे कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा, तभी जो है वो इमीडिएट पोजीशन ले सकता है। देखिए आपने पहले भी पढ़ा कि 4 महीने का टाइम तो टेनेंट को मिल ही जाता है, अगर वो रेंट भी पे नहीं करता है फॉल्ट बन जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो घर को खाली करवा सकता है। लेकिन लैंडलॉर्ड को इस सिचुएशन में कुछ कंडीशंस जो है यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ती हैं। वही आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉजेज इन विच अ लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द इमीडिएट पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। The main object of the Rent Control Act is to make available such premises in case of need, whether such need arises to the landlord or the tenant। तो देखिए इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा था कि प्रीमाइसेस की जो नीड है उसको पूरा करना है, चाहे ये लैंडलॉर्ड को हो चाहे ये टेनेंट को हो। अगर लैंडलॉर्ड को अपना वो किराए का मकान वापस चाहिए तो वो ले सकता है, और अगर लैंडलॉर्ड जो है ज़बरदस्ती टेनेंट को उस घर से निकाल रहा है तो टेनेंट को भी वहाँ पे राइट है कि वो उसमें रह सकता है। समटाइम्स सच नीड्स अराइजेज ऑफ गेटिंग इमीडिएट पोजीशन। कई बार लैंडलॉर्ड को यहाँ पे एकदम से जो है आवश्यकता जो है उस घर की पड़ जाती है जो कि उसने किराए पे दे रखा है और वो उसका पोजेशन वापस चाहता है। सच सर्कमस्टांसेज हैव बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द राजस्थान प्रीमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950 एंड अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द राजस्थान कंट्रोल एक्ट 2001। तो जो हमारे पास ओल्ड एक्ट था जिसको हम राजस्थान प्रीमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950 बोलते हैं, उसका सेक्शन 16, और जो अब हमारे पास नया एक्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, उसका सेक्शन 10 जो है वो सारे केसेस बताता है जहाँ पे एक लैंडलॉर्ड जो है अपने प्रीमाइसेस का जो उसने किराए पे दे रखा है उसका इमीडिएट पोजेशन जो है ले सकता है। अब आपके पास वो सारी चीज़ें सेक्शन 16 के अंडर और जो है यहाँ पे बता रखी है। देखिए सबसे पहले any member of the armed forces when he retires from the service whether such retirement is voluntary or compulsory। अगर लैंडलॉर्ड एक आर्म फोर्सेस का मेंबर था, आर्म फोर्सेस से आता है और अब वो रिटायर हो चुका है अपनी सर्विस से, या उसने वॉलंटरी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ली है, दोनों ही कंडीशन में जब वो अपने वापस आना चाहता है तो जो घर उसने किराए पे दे रखा है उसको इमीडिएट वापस वो ले सकता है। दूसरा, वॉर विडो ऑफ एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस व्हेन सच वॉर विडो रिक्वायर्स द प्रीमाइसेस फॉर हर ऑन यूज एंड रेजिडेंस। इसके अलावा आर्म फोर्सेस का जो मेंबर था, आर्मी में जो पर्सन था, उसकी विडो मतलब कि उस आर्म फोर्सेस की डेथ हो जाती है और उसकी जो विडो है अब वो उस घर को वापस चाहती है जो कि उसके आर्म फोर्सेस का जो मेंबर था, जो उसका हस्बैंड था, उसने जो किराए पे दे रखा है उसको वो वापस चाहती है, तो वो भी इमीडिएट पोजीशन इसका ले सकते हैं क्योंकि उसको खुद वहाँ पे रहना है। एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी आर्म फोर्सेस व्हेन सच मेंबर्स डाइज
course of such employment and legal representative requires such premises for his own use। उस लैंडलॉर्ड जो कि आर्मी में था, आर्म फोर्सेस में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका उत्तराधिकारी, अब अगर वो चाहे जो उसने मकान किराए पे दे रखा था उस आर्म फोर्सेस के मेंबर ने, तो वो उसको वापस ले सकते हैं। वो सारे उत्तराधिकारी वापस ले सकते हैं जब उनको उस प्रीमाइसिस की, उस प्लेस की खुद ज़रूरत है रहने के लिए। तो जब तक आर्मी में सर्विस होती है तो आपको पता है आर्मी के क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं, सारी फैमिली वहीं पे रहती है, और हो सकता है कि वो आर्मी पर्सनल कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने से हो सकता है। अब उस आर्मी पर्सनल की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसके विडो या फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस घर को जो है वापस ले सकते हैं ताकि वो अब उसमें रह सके। तो सच पर्सन विल हैव टू सबमिट हिज एप्लीकेशन सेक्शन 16 क्लॉज 4 ऑफ द एक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द एप्लीकेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो खुद आर्मी पर्सनल आफ्टर द रिटायरमेंट, अगर उस घर को वापस चाहता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है सेक्शन 16 क्लॉज 4 के अंडर। और उस एप्लीकेशन में क्या होगा, फुल पर्टिकुलर ऑफ द प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर द टेनेंट इज टू बी इवेक्टेड, वो जो प्लेस, वो जो घर कहाँ पे है उसकी पूरी डिटेल, और वो जो टेनेंट है, जो किराएदार है जिसको एविक्ट करना है, उसकी सारी डिटेल जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहाँ पे देनी है। और ग्राउंड ऑफ एविक्शन भी बताना है कि क्यों आप जिसको आपने घर को किराए पे दे रखा था लीगली, अब उसका एकदम से आपको पोजेशन क्यों चाहिए। तो फिर बताना पड़ेगा कि मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ और मुझे ये घर अपने रहने के लिए चाहिए। और अगर उस आर्मी पर्सन की विडो है तो उस विडो को बताना है कि मेरे आर्मी पर्सनल के जो मेरे हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है और ये घर मुझे अब अपने रहने के लिए चाहिए। इसी तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी ये बताना है कि जो उनके फादर साहब जो आर्मी में थे उनकी सर्विस के दौरान डेथ हो चुकी है और अब वो उस घर को चाहते हैं। तो ये इनमें से कोई भी ग्राउंड जो है वहाँ पे बताना है। सेक्शन 16 Clause 3 such application shall be accompanied with a certificate from the chief of the armed forces or commanded officer by such landlord a member of the below widow or his legal representative। तो ये जो एप्लीकेशन होगी इसमें साथ में आपको उस आर्मी का जो चीफ ऑफ कमांडर होगा उसका भी सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। ये लगाना पड़ेगा किसको, विडो को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या खुद उस लैंडलॉर्ड को। इट शुड बी मैंशन इन द एप्लीकेशन दैट द प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ सच पर्सन। और उस एप्लीकेशन में ये बताना ज़रूरी है कि उनको वो जो घर है जो उन्होंने किराए पे किसी किराएदार को दे रखा है उनको क्यों चाहिए। एंड सच एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बाय द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर। और ये जो उसकी एप्लीकेशन है इसको CPC 1908 के अंडर जो है प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है जज साहब जो होंगे, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे वो इसको वेरीफाई भी करेंगे वहाँ पे। तो जो सबसे पहले प्रोसीजर बता रखा है सेक्शन क्लॉज 4 के अंडर जो है कैसे एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगानी है और उस एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए। और उसके बाद जो है साथ में एक सर्टिफिकेट जो है कमांडिंग चीफ का भी होना चाहिए जहाँ से वो जो आर्मी पर्सनल रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई या कुछ भी। और उसके बाद पूरी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन वहाँ पे की जाएगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन मिलेगी, द नोटिस विल बी गिवन टू द टेनेंट एंड ही विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड आफ्टर डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट द ग्राउंड ऑफ एविक्शन इज करेक्ट द ऑर्डर ऑफ एविक्शन ऑफ द टेनेंट विल बी पास्ड। तो यहाँ पे से सीधा बता रखा है कि जैसे ही एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिल जाएगी उसके बाद एक नोटिस जो है टेनेंट को सेंड किया जाएगा, किराएदार को सेंड किया जाएगा और उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा कि कहीं ये जो लैंडलॉर्ड है वो गलत तो नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एप्लीकेशन जो लगाई गई है यहाँ पे उस लैंडलॉर्ड के थ्रू जो कि आर्मी में था या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या उसकी विडो के थ्रू वो करेक्ट है, तो उस कंडीशन में वो ऑर्डर दे देगा उस टेनेंट को कि वो आप घर खाली कर दें। आफ्टर गेटिंग सच ऑर्डर द टेनेंट विल हैव टू गिव possession of such premises within 45 days from the date of getting the order। जैसे ही ये ऑर्डर हो जाते हैं उन ऑर्डर्स के 45 डेज के अंडर जो है यहाँ पे उस टेनेंट को, उस किराएदार को वो घर खाली करना होता है। बट इफ़ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइंड दैट द ग्राउंड ऑफ एविक्शन इज नॉट करेक्ट ही विल बी एबल टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि जो एप्लीकेशन लगाई गई है विडो के थ्रू या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या खुद उस आर्मी पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड है उसके थ्रू लगाई है, उसमें वो उसके ग्राउंड ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मान लीजिए या तो हो सकता है उसकी रिटायरमेंट ना हो रखी हो या फिर कुछ और ऐसा
कारण है जो कि वो छुपा रहे हैं एक्चुअल में, और उस घर को खाली कराना चाहते हैं, और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उनकी एप्लीकेशन करेक्ट नहीं है, तो वो जो है एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट भी कर सकता है यहाँ पे। सो अंडर सेक्शन 16 clause 1, clause 11 एंड सेक्शन clause 2 ऑफ द एक्ट, नो अपील विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे ऑर्डर देगा, इसके अगेंस्ट अपील कोई भी नहीं हो सकती है। बट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में रिव्यू सच ऑर्डर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन ऑर्डर्स को खुद रिव्यू कर सकता है। उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फर्दर कोर्ट में नहीं हो सकती है, ट्रिब्यूनल में नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है खुद अपने ऑर्डर को एक बार रिव्यू कर सकता है, और रिवीजन पिटीशन भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगा सकती है। तो अपील के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, ताकि जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट हुए हैं उसको फिर से विचार किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है रिव्यू की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, रिवीजन की एप्लीकेशन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लगा सकते हो, लेकिन अपील जो है इसकी नहीं हो सकती है। Thus, the Section 16 of the Rajasthan Premises Control of Rent and Eviction Act 1950 contain the provision related to the right of members of the armed forces, war widow and legal representative to getting immediate possession of the premises। तो अब आपके पास यहाँ पे क्लियर है कि सेक्शन 16 यहाँ पे जो हमारे पास ओल्ड एक्ट है, राजस्थान प्रीमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950, इसके अंडर ये राइट दिए गए हैं मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस को या वॉर विडो को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि इमीडिएट बेसिस पे वो अपने उस घर को वापस ले सकते हैं जो कि किराए पे वहाँ पे चढ़ाया गया है। तो ये तो हो गया आपके पास ओल्ड एक्ट और उस ओल्ड एक्ट के अंडर जो प्रोविजन कर रखे हैं। नाउ वी स्टडी द प्रोविजन रिलेटेड टू द गेटिंग इमीडिएट पोजेशन अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो इसके अलावा 1950 वाले एक्ट में तो ये प्रोविजन कर रखे हैं सेक्शन 16 क्लॉज 4 के अंडर, लेकिन इसी तरीके से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में भी जो है इसके प्रोविज़न कर रखे हैं सेक्शन 10 के अंडर। और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से एक जो पर्सन है, एक लैंडलॉर्ड जो है, अपना वो प्रीमाइसेस जो उसने किराए पे दे रखा है उसका इमीडिएट पोजीशन तत्काल प्रभाव से जो है उसका कब्जा वापस ले सकता है। तो यहाँ पे क्या प्रोविज़न है, सेम ही होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है। एनी मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज और सेमी मिलिट्री फोर्सेज इन द पोजीशन ऑफ द रिटायरमेंट और रिमूवल बिफोर द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट और सच आफ्टर सच डेट within the period of 1 year from the date of within a period of 1 year after the commencement of this act, whichever is later, will be able to file a petition before the rent tribunal against the tenant of getting the immediate possession। तो पहले 1950 वाले एक्ट में आपने देखा कि आप मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा रहे थे, और यहाँ पे अब रेंट ट्रिब्यूनल बन गए हुए हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। दूसरी बात आपने यहाँ पे एक और नोटिस की कि पहले वहाँ पे आर्म फोर्सेस ही होता था, अब यहाँ पे सेमी मिलिट्री फोर्सेस को भी ऐड कर दिया गया। मीन्स जो भी हमारे पास BSF है, CISF है, CRPF है, ITBP है, सेमी मिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के मेंबर जो कि रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही वो जो है रेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर गेटिंग द इमीडिएट पोजेशन ऑफ हिज लैंडेड प्रॉपर्टी। दूसरा, एनी पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज और एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द डेट ऑफ द रिटायरमेंट आफ्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम दैट दिस डेट और विद इन द पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पे पहले आर्मी पर्सनल को ही इंक्लूड किया गया था 1950 वाले एक्ट के अंडर। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी का या कॉरपोरेशन का कोई भी एम्प्लॉय जो कि बिफोर द रिटायरमेंट या आफ्टर द रिटायरमेंट विद इन द 1 year जो है एप्लीकेशन लगा सकता है रेंट ट्रिब्यूनल को उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए। तो अब सिर्फ आर्म फोर्सेस ही नहीं है, सेमी मिलिट्री सर्विसेज भी हैं, और साथ में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे पास्ट में हैं या प्रेजेंट में हैं, और लोकल बॉडीज़ और कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। सीनियर सिटीजन विल बी एबल टू फाइल पिटीशन बिफोर द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल आफ्टर 3 year फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रीमाइसेस वाज गिवन और रेंट फॉर गेटिंग पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है जो कि 60 years से अबव है, वो भी पिटीशन लगा सकते हैं रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को आफ्टर द 3 year फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रीमाइसेस। एक कोई घर जो है वो किराए पे दे रखा है, उसको घर पे किराए पे दिए हुए 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो अगर सीनियर सिटीजन उस घर को खुद यूज़ करना चाहता है
तो वो भी यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल पे जाके एप्लीकेशन लगा सकता है। इस तरीके से आफ्टर द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज और सेमी मिलिट्री फोर्सेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद इन द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द such death within the period of 1 year from the date of the commencement of this act, whichever is later, may file a petition before the rent tribunal against the tenant for getting possession of his premises। अब अगर कोई आर्म फोर्सेस या सेमी मिलिट्री फोर्सेस का कोई मेंबर जो है, कोई जो है यहाँ पे सैनिक जो है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के दौरान ही किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर या सेमी मिलिट्री फोर्सेस के मेंबर मीन्स जो फौजी है उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उसके कंडीशन में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे विद इन द 1 year फ्रॉम द सच डेथ, उसकी डेथ के 1 साल के अंदर या फिर इस एक्ट की कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर जो है यहाँ पे जो भी पहले आता है एक पटिशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल को उस घर का इमीडिएट पोजेशन लेने के लिए। इसी तरीके से आफ्टर द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अगर लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो विडो है वो, अब लैंडलॉर्ड जो था, मान लीजिए कोई एक मकान मालिक है, वो कहीं नौकरी करता है महाराष्ट्र में, उसका दिल्ली में एक घर है, दिल्ली का घर उसने किराए पे चढ़ा दिया है और अपनी पत्नी के साथ जो है वो जो है महाराष्ट्र मुंबई में रहता है। अब वहाँ पे उस लैंडलॉर्ड की अब डेथ हो जाती है तो उसकी विडो वापस दिल्ली वाले घर में आना चाहती है, तो उस कंडीशन में उसकी जो विडो है वो भी जो है यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन पटिशन फाइल कर सकती है उस दिल्ली वाले घर को वापस लेने के लिए। तो लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है तो भी उसको इंक्लूड किया गया है। व्हेन द लैंडलॉर्ड हैज़ गिवन ऑन रेंट मोर देन 1 premises, देन ही विल बी एबल टू फाइल पटिशन बिफोर rent tribunal for getting immediate possession of 1 premises provided he is not living in his own on premises in the municipal area। तो इस कंडीशन में अगर लैंडलॉर्ड ने जो है अपना जो प्रीमाइसिस है उसको एक से ज़्यादा प्रीमाइसिस जो हैं वो किराए पे दे रखे हैं, तो वो पटिशन जो है रेंट ट्रिब्यूनल को लगा सकते हैं कि एक प्रीमाइसिस उसको खुद भी अपने रहने के लिए चाहिए। इफ़ एनी लैंडलॉर्ड आफ्टर गिविंग हिज प्रीमाइसिस और रेंट गेट्स डिसेबल्ड परमानेंटली सो दैट ही इज़ अनेबल टू यूज द स्टेयरकेस एंड ही नीड अ ग्राउंड फ्लोर फॉर हिज, अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है किसी घर को किराए पे देने के बाद जो है परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, अपंग हो जाता है, और मान लीजिए उसने जो है नीचे वाला फ्लोर किसी को दे रखा है किराए पे और ऊपर वाला फ्लोर वो खुद यूज़ करता है और अब वो अपंग हो गया है और उस कंडीशन में अब वो स्टेयरकेस यूज़ करके अपने ऊपर वाले प्रीमाइसिस में नहीं जा सकता, स्टेयरकेस यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसके बाद जो है मेडिकल ऑफिसर का एक परमानेंट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके वो एक पटिशन फाइल जो है कर सकता है आपके पास यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल जो है, ताकि उसको नीचे वाला फ्लोर जो है वहाँ पे मिल सके। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस बता रखे हैं 1950 वाले ओल्ड एक्ट में, और जो हमारे पास अब राजस्थान जो है रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है। 1950 वाले ओल्ड एक्ट में सिर्फ आर्मी पर्सन को ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2001 वाले जो आपके पास एक्ट है उसमें जो है आर्मी पर्सनल या फिर जो यहाँ पे सेमी आर्मी फोर्सेस हैं, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं, लोकल बॉडीज़ के एम्प्लॉय हैं, इसके अलावा कोई भी सीनियर सिटीज़न या इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड द विडो ऑफ द जो आर्मी पर्सनल है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सारे जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं ताकि उनको इमीडिएट पोजेशन मिल सके, क्योंकि अब उनके पास और कोई ठिकाना रहने का नहीं है। और अगर टेनेंसी चल भी रही है, मतलब टेनेंसी जो चलाएगी, किराएदारी जो चलाई जा रही है वो प्रॉपर है, वो चल रही है, बीच में कभी भी जो है इमीडिएट पोजेशन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे है अंडर सच सर्कमस्टांसेस इफ टेनेंट इज agree to vacate the ground floor in the lieu of the upper floor, then the tribunal can pass order for instructing the tenant providing the landlord giving possession of the upper floor and tenant equal to portions of the ground floor which he has vacated। तो ये है सेक्शन 10 आपके पास, जहाँ पे इमीडिएट पोजेशन जो है लिया जा सकता है। When the possession is given to such person by they cannot give the possession of the same premises to the another person for the 3 year after the date of getting such immediate possession। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख रखी है कि एक बार लैंडलॉर्ड को उस टेनेंट से जो है, टेनेंट को बोल के घर खाली करवा लिया गया है ताकि उसको वो अपने यूज़ के लिए चाहिए, उसके बाद कम से कम 3 साल तक वो अपना वो जो घर है अब किसी और को किराए पे नहीं दे सकता, क्योंकि उसने इसी कंडीशन पे तो वो इमीडिएट पोजेशन उस प्रीमाइसिस का लिया है कि उसको वो खुद चाहिए, तो वो 3 साल तक तो उसको किसी को भी फिर जो है किराए पे नहीं दे सकता। इफ़
they gave the possession of the premises of any other tenant, then the possession will be restored to the earlier vacated tenant. अगर वो जो है घर खाली करवाने के बाद जो है किसी और को उस घर को किराए पे देना चाहता है, तो फिर उस कंडीशन में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि पहले जो हमारे पास पहले टेनेंट था उसको वो घर जिससे घर खाली करवाया गया था, इवेक्ट करवाया था, उसको दिया जाए। तो ये है आपके पास सारा प्रोविज़न इससे रिलेटेड। अब प्रोसीजर क्या है, तो सेक्शन 60 जो है यहाँ पे प्रोविज़न भी बताता क्या है इमीडिएट पोजेशन का। तो लैंडलॉर्ड विल हैव टू फाइल, अब क्या करना क्या है, लैंडलॉर्ड को अगर इमीडिएट पोजेशन अपनी उस रेंटेड प्रॉपर्टी का चाहिए, उस प्रीमाइसेस का चाहिए, तो उसको क्या करना है, सेक्शन 60 के अंडर उसको सबसे पहले क्या करना है, एक एप्लीकेशन, यहाँ एक पटिशन जो है, याचिका जो है फाइल करनी है किसको, रेंट ट्रिब्यूनल में अगेंस्ट द टेनेंट। ही विल हैव टू अटैच द एफिडेविट एंड ऑल डॉक्यूमेंट ऑन विच ही हिज क्लेम, और उसके अलावा उसको एफिडेविट भी और साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है साथ में वो भी लगाने हैं। जैसे ही ऑन द रिसीप्ट ऑफ सच पटिशन, जैसे ही याचिका जो है रेंट ट्रिब्यूनल को मिलेगी, वो एक जो नोटिस होगा वो जो है टेनेंट को सेंड करेगा, एंड विल सेंड टू द टेनेंट अलॉन्ग विद सच नोटिस, एंड ही विल बी एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, और उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो भी अपना जवाब जो 30 डेज के अंडर दे उस नोटिस के मिलने के बाद। जैसे ही रिप्लाई जो है टेनेंट का भी यहाँ पे मिल जाएगा, एफिडेविट और अदर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगा दिए जाएंगे, एंड उसके बाद जो है 15 दिनों के अंदर जो है वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ऑर्डर मिल जाए। आफ्टर सर्विस ऑफ द नोटिस टू अ टेनेंट, द डेट ऑफ हियरिंग ऑन पटिशन विल बी फिक्स दैट विल नॉट बी लेटर देन 90 डेज। तो जैसे ही एक एप्लीकेशन जो है, एक पटिशन जो है लैंडलॉर्ड लगा देगा, और उस पटिशन के मिलने पे जैसे वो मिल जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल को, एक नोटिस जो है टेनेंट को सेंड कर दिया जाएगा, और टेनेंट जो है 30 दिनों के अंदर जो है इसका जवाब वापस कर देगा। दोनों पार्टीज़ को जैसे ही अपने अपने पॉइंट्स का पता चल जाएगा थ्रू नोटिस, उसके बाद जो है फिर जो है इसकी हेयरिंग जो है वहाँ पे फिक्स कर दी जाएगी, और ये 90 दिनों से ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो सकती है। द डिस्पोजल ऑफ सच पिटिशन विल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो जैसे ही टेनेंट को जहाँ पे नोटिस दे दिया जाता है, 150 दिनों के अंदर जो है इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाता है। दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा वो प्रॉपर इंक्वायरी वहाँ पे करेगा, और उसके बाद जो है एक सर्टिफिकेट या एक ऑर्डर इशू कर देगा वहाँ पे, ताकि वो जो है लैंडलॉर्ड को वहाँ पे घर जो है वहाँ पे मिल जाए, अगर उसका पॉइंट वहाँ पे जायज़ है तो। सच सर्टिफिकेट विल नॉट बी एग्जीक्यूटिव फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर मंथ द डेट ऑफ सच सर्टिफिकेट। तो जैसे ही वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इट मीन्स कि 3 साल तक वो अब लैंडलॉर्ड उस घर को कहीं पे भी सेंड जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा बाय द वे ऑफ जो है रेंट। तो ये सारे यहाँ पे प्रोविज़न कर रखे हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि कैसे एक लैंडलॉर्ड जो है इमीडिएट पोजेशन ले सकता है जब उसको डायर नीड है उस प्रीमाइसेस की, लेकिन उसका जो ग्राउंड्स वहाँ पे हैं वो रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, अंडर द प्रोविज़न ऑफ लॉ होने चाहिए, अदरवाइज उसकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।